सारा मतलब कोसी में जितना भी मेरा पूर्वज का जमीन था सारा का सारा बह गया, एक भी जमीन नहीं रहा सर। ये जी निश्चय प्रेम पतित निश्चय प्रेम पतित बिने करू सन्मान। कितनी जमीन थी आपकी बह गई? अरे जमीन तो सब चला गया, 1-1.5 बीघा जमीन है, क्या है वो भी नदी में चला गया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा है। जमीन दूसरा में घर बना के रखे हैं। हवा के कारज सकल शुभ हयो सिद्ध करे हनुमान। तो हमारी नाव इस वक्त थोड़ा सा फंस गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज बहाव है उसके। आप देख रहे हैं किस तरीके से नाव वाले भैया हमारे जो हैं नाव को खींचने का प्रयास कर रहे हैं आगे। तो मेरे चारों तरफ आपको जो इलाका देख रहा है ये फिलहाल आपको नदी नजर आ रहा होगा, मगर एक वक्त ये गांव हुआ करता था। सुनो सुनो यो हनुमान, हायो बड़ा दुख देलक हम सबके कोसी के बहान। सुनो सुनो यो हनुमान। दूसरा तटबंध के भीतर के लोगों के साथ ढेर सारा वायदा किया गया कि हम कोसी की तटबंध के भीतर के लोगों को जो है हम उनको आर्थिक पुनर्वास देंगे, जिसकी जो ज़मीन है ज़मीन के बदले ज़मीन देंगे, खेत के बदले खेत देंगे, लेकिन ये वायदे पूरा नहीं किए गए। अभी सर्वे में सरकार और जटिलता पैदा कर दी कि जहां भी नदी बहती है वो जमीन बिहार सरकार होगी। पर दुख देलक हम सबके भारत के सरकार। सुनो सुनो यो हनुमान, पर दुख देलक हम सबके भारत के सरकार। सुनो आसान है कि वहाँ सरकार का कोई व्यवस्था है, कोई इमरजेंसी हुआ तो वहाँ इलाज पाती खाना पीना वो भी है, लेकिन यहाँ जल काला पानी की सज़ा नहीं भोगते हैं कैदी। काला पानी की सज़ा हम लोग यहाँ कोसी नदी में झेल रहे हैं। सुनो सुनो यो हनुमान, हायो बड़ा दुख देलक हम सबके कोसी के बहान। तो माननीय प्रधानमंत्री से हम कहना चाहते, नीतीश जी से नहीं कहना चाहते, माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप मेरी बात सुनते होंगे सर, तो आप आके इस पर जायजा लीजिए, आपका अपना आदमी जो भी है उनको प्रभार दीजिए, इनको बनाने का काम कीजिए। सरकार सुनो 1960 के दौर में तटबंध बन गया, उसके बाद पुनर्वास के लिए ज़मीन दे दी गई। उसके बाद से कोई ठिकाना नहीं, लोग कहाँ रहें, कैसे रहें, उनको कितनी ज़मीन दी गई, अब उनकी क्या नई ज़रूरतें हैं, क्या नई समस्याएं हैं, इनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। एकदम बिहार की सरकार, बिहार के अधिकारी इन गाँवों को, सुपौल ज़िले के कोसी क्षेत्र, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोगों को एकदम भूल चुके हैं। ये टापू बन गए हैं। ये जो बाढ़ में खेती बह गई है इस पर भी टैक्स देना पड़ता है, उस पर भी लगान देना पड़ता है। पर दुख देलक हम सबके भारत के सरकार। सुनो सुनो यो हनुमान। तो कोसी बाढ़ क्षेत्र में कवरेज करके हम लौट रहे हैं और रास्ते में भयानक बारिश शुरू हो गई है। तो इस तरह के तिरपाल के अंदर भैया लोगों ने हमको कर दिया है क्योंकि इक्विपमेंट्स भी हमारे हैं, कैमरा वगैरह है, कुछ खराब ना हो। भैया लोग पूरी चिंता कर रहे हैं। भारत से नेपाल के अंदर आ गए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, और बिल्कुल जो कोसी का बैराज है जहाँ से कोसी नदी बिहार और भारत में एंटर करती है, उस बैराज को हम देखने जा रहे हैं। भारत के सरकार सुनो सुनो यो हनुमान।
कोसी नदी एक बिहार का, इसको सौरव ऑफ बिहार या बिहार की शोक को ही कहा है, लेकिन कोई भी नदी शोक नहीं होती है। नदियों को माँ का दर्जा है। पहले नदी, उसके बाद समाज बना। तो कोसी नदी का जो चरित्र है वो हिमालय के ऊंचे से आती है। एवरेस्ट के पास से कुछ धाराएं होती हैं, कंचनजंगा के पास से धाराएं होती हैं, इंद्रावती, सुन कोसी या भोट कोसी, ताम्र कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी, तामर कोसी। तामर कोसी जो आती है वो कंचनजंगा से निकलती है। बाकी एवरेस्ट और अलग अलग जगह से सप्त कोसी आती है, और सातों कोसी आके त्रिवेणी में मिलती है, नेपाल में पड़ता है। तो पूरे नेपाल को पार करते हुए चतरा में कोसी नदी मैदान में आती है। 10-15 साल से अभी हम जो है बाढ़ से मतलब ग्रस्त है। जो इलाका में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। अभी धान भी लगाएं, धान भी कोसी में कट के बह गया, कुछ नहीं मिलता है सर। अभी बोले ना कि खाने तक के लिए अगर दिल्ली पंजाब अगर नहीं हो तो यहाँ खाने तक के लिए लोग मर जाएगा। रहा बात मोदी का, मोदी सरकार ये करते वो करते, एक भी फैक्ट्री नहीं डालता बिहार में। यहाँ का बेरोजगार आदमी अपना बिहार में रह के कोई काम कर पाए। ये कोई गंगा नदी नहीं थी। मेरे पीछे आप देखेंगे ना तो एक गांव था मुंगरार नाम का, 2 वार्ड पड़ते हैं, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10। इसका एक पूरा वार्ड गायब हो गया है, नक्शे से ही गायब हो गया है। जो घर थे वो पूरे बह गए हैं, खेत थे यहाँ लोगों के पूरे कट के बह गए हैं। अब यहाँ पर कोसी, जिसे कि बिहार का शोक कहते हैं, उतना विकराल रूप से आई है कि पूरा खेत, गांव, घर सब कुछ बाहर ले गई है। और बच्चे तो सिर्फ लोग जो कि विस्थापित हो चुके हैं। पलायन की बड़ी बात होती है, इन गाँवों के पलायन की बात मगर नहीं होती है, जो लोग अपने घर छोड़ने के मजबूत हैं। अब बाढ़ तो आ गई तो आप कहेंगे प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार क्या करे? सरकार का रोल बाढ़ के बाद शुरू होता है कि बाढ़ आ गई, अब जो ये लोग हैं इनको पुनर्स्थापना कैसे कराई जाए, इनको कैसे, जो राशन नहीं बचा है, घर के ऊपर छत नहीं बची है, बच्चे भूखे हैं, उनकी व्यवस्था की जाए। राहत की बात होती है ना, राहत कार्य, उसमें रोल आता है सरकार का। सरकार क्या कर रही है, लोगों से समझते हैं। गांव है यहाँ पर स्कूल की, अस्पताल की क्या कोई व्यवस्था है? कोई नहीं है, अस्पताल स्कूल नहीं है, बिल्कुल नील है। हम लोग ऊंचे पे हैं। हम लोग जब घर द्वार कट गया है, ऊंचे पे हैं, तो हम लोग को कोई नमक देने वाला नहीं है सर। आज़ादी के बाद बहस चली अंग्रेजों के समय में कि तटबंध बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो अंग्रेज भी तैयार नहीं थे कि कोसी जैसी नदी को तटबंध में हम बांधेंगे या हाई डैम में करेंगे। लेकिन अपने आज़ादी के बाद की तुरंत सरकार को अपने देश के विकास के लिए कुछ करना था। उन्होंने बाढ़ पर सम्मेलन बुलाया और देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी और ने कहा कि हम कोसी नदी की जो विकराल जो यहाँ से वहाँ तक फैल के बहती है तो हम उसका समाधान करेंगे। उसके बाद जो है राजेंद्र बाबू जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार के थे, उन्होंने आके बैरिया मंच पर उसका शिलान्यास किया और तटबंध दोनों नदी पे बनाया गया, कोसी नदी के दोनों किनारों पर। इस टाइम बांध पड़ा था 54 में, उस टाइम में सरकार, भारत देश का जो सरकार थी, भारत का जो सरकार थी, वो बोली थे जो हम कभी दो नीति नहीं करेंगे, एक 2 आँख है, एक पश्चिम रहेगा तो एक बांध से पूरब रहेगा। कोसी तटबंध के अंदर में जितना भी समस्या होगी उसमें हम खड़ा उतरने का काम करेंगे। लेकिन आज तक स्थानीय मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे जो भी अन्य नेता हो, आज तक कोई पार्टी नहीं आ पाया है। कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार के जो 2 शब्द लिखे जाते हैं उसमें लिखा हुआ है कि तटबंध के भीतर के लोग शंकर भगवान की तरह गरल पान अर्थात विष का पान किए, अपने छाती पर तटबंध बनने दिए। इनके लिए जितना भी किया जाए वो कम होगा। तो वो भावना एक थी कि हमें इन लोगों के लिए करना है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितना पीढ़ी अंतराल हुआ, पीढ़ियां बीतती गई, तो वो भावना खत्म होती गई। अब लोग उनके प्रति, बाहर के लोग नहीं सोचते हैं। न घर बनाने देता, न जमीन देता। हम लोग को कम से कम जमीनों दे से घर बना के रहे। कितनी जमीन थी आपकी बह गई? अरे जमीन तो सब चला गया, 1-1.5 बीघा जमीन है।
क्या है वो भी नदी में चला गया। अब कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा है, जमीन दूसरा में घर बना के रखे हैं, रहे हैं, कोई प्रबंध नहीं है। तो किसी को भ्रम ना हो, ये घर बन नहीं रहा है, ये घर टूट रहा है और तोड़ने वाले खुद अपना घर तोड़ रहे हैं। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये इनके खुद के घर हैं और ये अपने घर को तोड़ने को मजबूर है। जो आपको उनमें पीछे दिखाया था किस तरीके से जो बाढ़ का पानी है, नदी है जो बन गई है नई, वो काट रही है गाँव को, तो वो अब धीमे धीमे इन घरों की तरफ आएगी। इसीलिए लोग पहले से ही एहतियातन अपने घर तोड़ रहे हैं। इन ईंटों को ले जाएंगे वो जो ऊंचाई का इलाका, तटबंध का इलाका है, वहाँ पर अपना ईंटा रखेंगे और धीमे से जगह बनाएंगे, किसी तरह से ईंटा लगा के, तिरपाल लगा के, छप्पर लगा के वहाँ रहेंगे। और हर साल का यही रुतबा है। एक साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, हर साल की बात ही कर रहा हूँ कि हर साल बाढ़ से हम लोग को जूझना पड़ता है। सारा मतलब कोसी में जितना भी मेरा पूर्वज का जमीन था सारा का सारा बह गया, एक भी जमीन नहीं रहा सर। ये भी स्पर जो बना हुआ मेरे पूर्वज के ही जमीन में बना हुआ, लेकिन इसका कोई मुआवजा लेना देना नहीं है सरकार को। हमने आवाज़ भी उठाया, मेरा कोई सुनने वाली नहीं है सर। दूसरा, तटबंध के भीतर के लोगों के साथ ढेर सारा वायदा किया गया कि हम कोसी की तटबंध के भीतर के लोगों को जो है हम उनको आर्थिक पुनर्वास देंगे, जिसकी जो ज़मीन है ज़मीन के बदले ज़मीन देंगे, खेत के बदले खेत देंगे। लेकिन ये वायदे पूरा नहीं किए गए और उनको बसने के लिए कुछ जगह ज़मीन दिया गया। कहा गया कि आप यहाँ बरसात के समय रहिएगा और बरसात के बाद आप आके अंदर के गांव में आप खेती कीजिएगा और अपना ऐसी कीजिएगा। तो एक पहली योजना है जिसमें मुकम्मल आर्थिक पुनर्वास का जो वादा किया गया था वो नहीं किया गया था। भू लगान जो लेते हैं हम लोग के यहाँ, सरकार जो भू लगान लेते हैं, ज़मीन का रसीद काटता है, उसमें 4 तरह का सेस दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है, जिसमें कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और क्या कहते हैं सड़क पे और कृषि पे 4 तरह का टैक्स लगता है और एक भी सुविधा इधर का उपलब्ध नहीं है। मतलब ये जो बाढ़ में खेती बह गई है उस पर भी लगान देना पड़ता है। लगान माफ था, 4 हेक्टेयर तक का बांध के भीतर के 10 बीघा तक के क्षेत्रफल का लगान माफ था, सिर्फ शेष देना था। एक और दिलचस्प बात है कि तटबंध के भीतर भी बाहर की जमीन की तरह बिहार सरकार में लगान के साथ शेष लिया जाता है। लगान की राशि का 50% शिक्षा शेष, 50% स्वास्थ्य शेष, 25% रोड डेवलपमेंट शेष और 20% एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अंदर रोड है नहीं, एग्रीकल्चर आप उनके खेत को बर्बाद किए हैं, उनके नदी बहती है, बालू है, कास पटेर है, उसके बाद भी आप उनसे लेते हैं। एक फसल बड़ी मुश्किल से उपजती है, बाहर के उपजाओं की आप लगान और शेष लेते हैं। कोई बीमार पड़ा, इलाज कराना तो अस्पताल कहाँ जाते हैं? सुपौल सदर अस्पताल आना पड़ता है उसको, कोसी तट पे। टपेंगे सर, यही नदी टपेंगे हम लोग, यही देख लीजिए। ये नदी टप के भी हम लोग आएंगे पेशेंट को लेकर के, तो तभी जाएंगे सर। नदी देख लीजिए, नदी में हम लोग कैसे आएंगे पेशेंट को लेकर के रात बिरात। हेल्थ की एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र अंदर नहीं है, शिक्षा की खस्ता हाल है। कोई बहुत सारे ऐसे गांव मिलेंगे सरकारी प्राइवेट कोई भी स्कूल नहीं है। आप कह सकते हैं कि बांध के भीतर के लोगों को विकास का काला पानी का सजा दिया गया। तटबंध का जो करीब का इलाका कल आपको हमने वो दिखाया था, आज हम जा रहे हैं तटबंध के अंदर के जो इलाके हैं, यानी कि ये जो मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ, ये रोड कभी पूरा आगे तक, जहाँ तक आपको घास दिख रही है वहाँ तक जाती थी और ऐसे अगले गांव में जुड़ती थी, जाके पूरा बहा ले गई है कोसी की जो बाढ़ है। तो ये है तटबंध के ठीक जो सटे हुए गांव हैं उनके हाल। अब आपको ले चलेंगे तटबंध के अंदर वाले गांव जो नदी के उस तरफ पड़ेंगे। तो हमारी नाव इस वक्त थोड़ा सा फंस गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज बहाव है उसके। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से नाव वाले भैया हमारे जो हैं वो नाव को खींचने का प्रयास कर रहे हैं आगे। बहुत भयानक मंजर है। मतलब मुझे लगता है कि हम लोग तो चलिए आज जा रहे हैं देखने के लिए, और जो लोग रोज़ जाते हैं उनके बारे में कल्पना कीजिए आप कि कितनी मुश्किलों के बीच वो जाते हैं अपने गाँव के लिए। ये तो नाव आप मानिए कि 6-8 लोग ही हैं, पूरी नाव भर के जाती हैं। वो कितनी भारी होती होगी, वो कितनी मुश्किल से आती होगी, इसकी कल्पना कीजिए। तो भैया ऐसे अक्सर फंस जाती ना? इस सर रोज का ऐसे ही है। रोज बोले ना कि 3 घंटा लगता है गांव जाने में, प्रत्येक दिन 3 घंटा लग जाता है जाने में,
आने में। सरकार की तरफ से कोई नाव चलती है? सरकार के कोई नाव नहीं, सरकार के नाव जो है बस कागज पे बहाली है। एनडीआरएफ सुनते हैं, एसडीआरएफ सुनते जी हैं, सर। इनकी जो नाव होती है, इनकी जो फोर्स होती है, वो यहाँ नहीं आते बचाओ? आप कहीं भी कहीं भी घूम लीजिए, नदी किनारे कहीं आपको एनडीआरएफ एसडीआरएफ कोई भी टीम आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तब मिलेगा, कोई आदमी डूब के मर जाएगा तो जिला प्रशासन से कॉन्टैक्ट होगा, तब जिला से कोई टीम आएगा। जो पंचायत पे जो एनडीआरएफ का टीम बहाली होता है वो तो कभी कभार जब कोई बड़ा पदाधिकारी आता है तबे वो आता है, नहीं तो नहीं आता है सर। अच्छा, तो जब बड़े नेता लोग आते हैं, कोई बड़ा पदाधिकारी आता है या कोई बड़ा अधिकारी आता है प्रशासनिक अमले का, तब ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जागती हैं, जैसा कि भैया बता रहे हैं। उसके अलावा कागजों में सब कुछ है, मगर ज़मीन पर, नदी पर ऐसा कोई नाव नजर नहीं आती दूर दूर तक। और हम इस इलाके में घूमे भी हैं तो हमें तो अभी तक कोई एनडीआरएफ एसडीआरएफ की नाव नजर नहीं आई है। हर गांव में पानी आता है तो भाग के लोगों नाव की व्यवस्था से भागते हैं, तो साल भर नाव की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको रेगुलेटरी के लिए आप अथॉरिटी बना सकते हैं नाव को चलाने के लिए। कैसे आप फ्री में उनको अथी कराएं, और कैसे नाव का जो जिस नाव को ये लोग अनुबंध पर रखते हैं, इस साल काम करेगा, अगले साल मानसून शुरू होगा तो पैसा देंगे। डीजल वाली नाव चलेगी तो उसको बिना डीजल का पैसा देंगे, तो वो लोग भी पैसा वसूलता है। अंदर कोई डॉक्टर नहीं बैठता, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? जी नहीं। बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं, अभी स्कूल बंद है। स्कूल बंद है, बच्चे मास्टर ही नहीं आता तो बच्चा कहाँ से जाएगा। सूखा राशन लेके आया था सीओ, किशनपुर सीओ 200 पैकेट, तो वो सूखा राशन वितरण किए। कब आए थे? ये सर 8-10 रोज पहले। राशन में क्या था? राशन में सर आधा किलो चना था, 2 किलो चूड़ा था, आधा किलो चीनी था। आधा किलो चीनी, 2 किलो चूड़ा और आधा किलो चना। 10 दिन पहले आए थे। कौन सा अधिकारी है जिला प्रशासन का जो 10 दिन इतने छोटे से राशन के पैकेट में, इतने कम राशन में गुजारा कर सकता है? मुझे बता दें, क्या सुपौल के डीएम इतने कम राशन में गुजारा कर पाएंगे? जो सीओ साहब आए थे, क्या उनका परिवार इतने कम राशन गुजारा कर लेगा? ये एक सवाल है जिसका जवाब दिया जाना चाहिए। सर पुनर्वास पे कोई बातें नहीं करता है, कहीं सरकारी जमीन में बसाने का कोई बातें नहीं करता है। दादा को मिला था 3 डिसमिल जमीनें, अब जो है हम लोग 10 बापूत है, हम कहाँ रहेंगे? वहाँ जो उसमें भी अवैध कब्जा कर रखा है। तो जो पुनर्वास के वायदे हुए वो नहीं पूरे हुए। फिर इसके बीच में काफ़ी संख्या में लोग रहे। जो लोगों को पुनर्वास मिला उसमें कुछ लोग जरूर बसे, लेकिन जब उनको लगा कि हमारा आजीविका वहाँ से है, खेती पर आधारित आजीविका थी, पशुपालन था, तो उनको पशुओं के लिए चारा की ज़रूरत थी, अनाज की ज़रूरत थी, उनको जो है और जो बुनियादी जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी, पशुओं के लिए पुनर्वास में चारा के लाने की ज़रूरत थी, गोबर रखने का था, खाद पहुंचाने, ये सारा सिस्टम जो है उनका कोलैप्स करने लगा। तो वो लोग जो है जो एकदम मेहनत का समुदाय के लोग हैं, जो खेती पर आश्रित समुदाय और रोजगार करते थे, वो सारे लोग जो है फिर गए तो कम आए, तटबंध के बाहर कम आए। जब कम आए तो पुनर्वासों में, बहुत जगह के पुनर्वासों में अवैध कब्जे हो गए। बाद में किसी को ज़रूरत लगी तो आया, तो जहाँ खाली पाया वहाँ बनाया। तो जो पुनर्वास की कहानी है तटबंध के भीतर की, वो भी एक दिलचस्प है। तो वहाँ आप लोग पैसा वहाँ आप लोग रहने नहीं गए? नहीं, रहने घर भी बनाया, अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। दूसरा हटवा केस भी किया, 2011 में अभी तक केस लड़ रहे हैं। इसी पे एक बात, 2011 में केस किया? केस अभी तक केस लड़ रहे हैं। दूसरा अवैध रूप से एक टीचर है, वो घर बना के रह रहे हैं। जाते हैं वहाँ बंदूक पठा लेके आ जाता, पैसा से प्रशासन को खरीदा हुआ है कि जाएंगे वहाँ गोली चला देगा, केस कर देता हम ही लोग के ऊपर। बताइए हम लोग क्या करेंगे? फसल पे काम कैसे चलाते हैं लोग? पंजाब पर, दिल्ली पंजाब पर निर्भर है सर, कि दिल्ली पंजाब से मेहनत मजदूरी करके लाते हैं, परिवार चलाते हैं सर। सब लोग बाहर जाते हैं? जो A to Z सब घर से लोग बाहर में है, यहाँ गांव में कोई आदमी नहीं मिलेगा। आर्थिक पुनर्वास नहीं हुआ, बहुत सारी दिक्कतें हुई, तो कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार बनाया गया। तो उस समय के जो है नाव से क्लिनिक भेजा जाता था, राहत का देना था,
प्राधिकार, कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार में उनको था कि जितने समय ये लोग खेती नहीं करते हैं उनको हम राशन देंगे, सब कुछ देंगे। तो एक थोड़ी भावना थी, वो प्रयास खत्म हो गए। कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार ही गायब है। 2 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार हम बेलागोट गांव आ गए हैं और ये एकदम टापू बना हुआ गांव है। किनारे के कई घर इस इलाके के, इस गांव के बह चुके हैं। अब इस गांव में थोड़ा अंदर चलकर देखेंगे, समझेंगे लोगों की दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं और कितना मदद पहुंची उन तक। अंदर चल के देखेंगे। पेड़ की साइड से आना, इस तरफ गड्ढा है। गांव के अंदर पूरा पानी घुसा हुआ है। आराम से आना भैया। उधर गड्ढा है, इधर जितना होता है वो बाहर बाजार में बेचते भी हैं कि अपने लिए रखते हैं? बाजार में बेच के फिर उसी से चावल दाल नमक उसी से खाते हैं बस। उसके बदले में जो मिल जाता है। हम लोगों को लगता है कि बार्टर सिस्टम पुराने ज़माने की बात है, पर इन गाँवों में अभी भी बार्टर सिस्टम चल रहा है। यानी कि गेहूं के बदले, गेहूं जो उनके यहाँ पर एक सीज़न का होता है, उसके बदले वो अन्य राशन जो हैं, ज़रूरी चीज़ें जो हैं, नमक, चीनी, मसाले, वो सब लाते हैं। इतना इतना पानी था, निकल कर आ गए हैं। हम तो मान लीजिए एक दिन के लिए आए हैं, इन गाँव वालों के लिए ये रोज़ का काम है। इतना विकास हुआ है, देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए कितनी विकास गंगा यहाँ बही है। उसके अलावा वो ऊर्जा और प्लानिंग के भी मिनिस्टर हैं। तो कितनी प्लानिंग से ये सड़क बनाई गई है कि आपको वाटर पार्क का भी मंजर देखने को मिल जाए, उसका एहसास भी हो जाए। गजब प्लानिंग की है विजेंद्र यादव जी ने, देख रहा हूँ। बाकी यहाँ के लोग तो देख ही रहे होंगे, देख क्या रहे होंगे यहाँ के लोगों ने। तो मुझे जितनी बात की समझ में आता है कि भाई यहाँ के लोगों ने इसको अपनी नियति मान लिया है। यही उनकी नियति है, इसी में उनको जीना है, इसी में उनको मरना है। कितने घर बह गए इकट्ठे? करीब लगभग 100-150 करीब घर बह गए हैं। उन्हीं का ही सामान रखा हुआ है जो बिखरा हुआ पड़ा है, छप्पर अप्पर। ये सब घर जो बना हुआ है, ये सब घर जो बने हुए हैं, सब कटौवे वाले हैं ये सब। जब गेहूं भीग गया होगा, सुखा रहे हैं आप लोग हैं? भीगने के बाद सूख के ठीक हो जाता है? क्या करेंगे, हो तो जाता है, खाने लायक होता है, थोड़ा बदबू उदबू देता है, फिर भी करेंगे, मजबूरी में खाना पड़ता है ना। हर साल का चक्र हो गया होगा कि आप लोग बाहर जाओगे, कमाओगे, यहाँ आओगे, घर बनवाओगे, बाढ़ आएगी, घर टूट जाएगा। हर बार का हो गया ये। और मदद के नाम पे पिछले साल आप लोग बता रहे बाढ़ आई थी, तो पिछले साल कुछ मदद हुई आप लोगों को? कुछ मुआवजा मिला, कुछ मिला? इस पे बैठे थे सर, बकरी खस्सी बच्चा था, पता लेके इस पे बेचे थे। हाँ जी सर, पूरा पानी भरा था, खाना बनाने की जगह नहीं था उस टाइम, बिल्कुल खाना नहीं बना पाया था। 1960 के दौर में तटबंध बन गया, उसके बाद पुनर्वास के लिए ज़मीन दे दी गई। उसके बाद से कोई ठिकाना नहीं, लोग कहाँ रहें, कैसे रहें, उनको कितनी ज़मीन दी गई, अब उनकी क्या नई ज़रूरतें हैं, क्या नई समस्याएं हैं, इनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। एकदम बिहार की सरकार, बिहार के अधिकारी इन गाँवों को, सुपौल ज़िले के कोसी क्षेत्र, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोगों को एकदम भूल चुके हैं। ये टापू बन गए हैं। ना यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, ना यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है। इसके अलावा ना यहाँ सड़क है, नाव के ज़रिए लोग आते हैं, 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है, राशन तक नहीं है, जानवरों के लिए चारा तक नहीं है, जैसे तैसे लोग रह रहे हैं। इनके जैसे नौजवान बाहर जाते हैं, कमाते हैं और लौट कर आते हैं। जो कमाई होती है उसको घर की मरम्मत करवाने में, राशन पानी इकट्ठा करने में, इसी में पूरा पैसा खर्च हो जाता है। कोई बचत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, एकदम अंधकार में इनका भविष्य है। देखिए 2011 की जनगणना की अनुसार 9.11 लाख का अनुमान डी.के. मिश्रा जी की किताब में है। उसके बाद सुरक्षा बांध बनने से कुछ गांव बाहर हुए हैं, लेकिन अगर बाहर भी हुए हैं तो कुछ गांव जो हैं वो जनसंख्या भी बढ़ी है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक 9 लाख लगभग, एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि लगभग होंगे। 300 से अधिक गांव हैं जहाँ पर इस तरह की अति है, और लाखों लोग हैं जिनको ये समस्या भोगनी पड़ती है। अब इस भैंस को देख के आपको लग रहा होगा कि किसी तबेले में हम खड़े हैं, मगर जब हकीकत बताएंगे ना तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये बेलीगोट गांव का
प्राथमिक विद्यालय, ये देखिए सबूत आपको दिखा देते हैं। ये देखिए नंबर लिखे हुए हैं 1 to 100 तक। वो देखिए बोर्ड लगा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय बेलीगोट है। इसमें पीएम पोषण योजना का जिक्र भी किया गया है। इसको जिम्मेदार मानते हैं जो बाढ़ आती है यहाँ पर हर साल आप लोग प्रभावित होते हैं, इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं आप लोग, किसकी गलती मानते हैं? हम इस बाढ़ की जिम्मेदारी पूर्वज को मानते हैं। आज हमारे पूर्वज यदि बांध के पूरब अपना सर पे छीटा ढोकर के बांध नहीं बांधते तो हमारा लोग का ये स्थिति नहीं होता। विरोध प्रदर्शन भी किए थे हमारे पूर्वज, विरोध बांध में कुछ जगह रोके थे, जैसे मुरार के पास में कुछ बुजुर्ग लोग उनको रोके थे कि हम नहीं बनने देंगे। रोके तो वहाँ राजेंद्र प्रसाद आए, बोला आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं इससे नुकसान होने वाला है, आपके बच्चे का पढ़ाई के लिए फ्री व्यवस्था किया जाएगा, आपको बच्चे के आरक्षण दिया जाएगा नौकरी में, आपको जो है ज़मीन के बदला ज़मीन दिया जाएगा बांध के पूरब, आप चिंता नहीं करिए, एक आंख हमारे भारत में रहेगा, भारत भर में रहेगा, तो एक आंख हमारा कोसीय लोग के लिए रहेगा। एक आंख पूरब एक आंख पश्चिम की बात बोल रहे हैं। ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के पहले राष्ट्रपति थे और बिहार से आते थे, बिहार के बड़े नेता थे, उन्होंने ये बात या आश्वासन यहाँ के लोगों को दिया था जब बांध बनना था कि उनकी एक आंख पूरब में रहेगी, एक आंख पश्चिम में रहेगी। यानी कि जो बाढ़ के बाहर, ये जो कोसी की बाढ़ क्षेत्र है तटबंध के उस पार पूरब के इलाके वहाँ रहेगी, और एक आंख पश्चिम यानी कि जो बाढ़ तटबंध के अंदर के लोग हैं, जो ये लोग हैं जो हर साल बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, उन तक रहेगी। उस समय यहाँ के जो उनके पूर्वज हैं, जिनको ये जिम्मेदार भैया बता रहे हैं, उन्होंने उन नेताओं की बात पर भरोसा किया। एक योजना बनी कि 25 साल तक यहाँ तटबंध के बीच लोगों को प्रबंध किया जाएगा, वो रहेंगे, और जो यहाँ लोग थे उनको पुनर्वास के मौके दिए गए बाहर। कुछ लोग बाहर गए, कुछ लोग अपनी ज़मीन छोड़कर, अपनी खेत छोड़कर, अपने घर छोड़कर बाहर नहीं गए। आज हालात ये हैं कि उसके बाद से पुनर्वास को लेकर कोई काम नहीं हुआ। 2008 में एक बड़ी बाढ़ आई, उसके बाद तमाम तरह की मदद लोगों की पहुंची, मगर अब ये क्या हर साल का हो गया है। गंगा में, आरा में जो बाढ़ हमने दिखाई, न्यूज़ मिनिस्टर ने दिखाई, वो हर साल की नहीं, मगर यहाँ ये जो कोसी का तटबंध के बीच का इलाका है, यहाँ हर बार बाढ़ आती है। नेपाल से जो पानी आता है, सुपौल, सहरसा आगे जो ज़िले हैं, यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और हर साल ये लोग भुगतते हैं। तो इस तरह से जब आज़ादी के बाद से कोसी नदी को 2 तटबंधों में सीमित किया गया, तो उस समय इसको अल्पकालिक समाधान के रूप में माना गया था और 25 साल के लिए बैरेज बनाया गया था। लेकिन अभी 2025 है, मतलब 54 से लेके 65 तक बना। 64 में जो बैराज बनाने के जो उस पर जो लिखा हुआ है, जिस कलकत्ता की कंपनी में बनाया है कि वो 64 में बनाया, लेकिन उसके बाद से इतना समय बीता, तो ये एक दौर और एक दायरा है। कोसी की जो बाढ़ है उसकी एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो नेपाल और तिब्बत के जरिए पहाड़ों से पानी आ रहा है बाढ़ का, वो अपने साथ गाद, सिल्ट बहुत ज़्यादा लाता है। उससे एक दिक्कत ये भी आ रही है, दोनों तटबंधों के बीच का इलाका है वो लगातार ऊंचा होता जा रहा है, और जो तटबंध की उस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ पूर्वी पश्चिमी छोर के दूसरी तरफ इलाके हैं, वो नीचे होते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पानी स्टोर करने की क्षमता है बीच वाले इलाके की, वो कम होती जा रही है। इसीलिए बाढ़ ज़्यादा भी आ रही है, इसीलिए लोग ज़्यादा हर साल प्रभावित भी हो रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि 2008 के बाद से लगातार हर साल नदी का जो छोर है वो तय नहीं होता। नदी किस तरफ बहेगी, किस गाँव को ले डूबी, किसी को नहीं पता होता है। तो ये जो उसका जो बनावट है, जिसमें शिवालिका का जो पहाड़ है उसका एक बड़ा भाग उसके कैचमेंट एरिया में पड़ता है, तो उस नदी के साथ जो है बारिश के साथ बहुत ज़्यादा गाद, सिल्ट आता है। और जो बहुत सारे अध्ययन में बताया गया है कि जो सिल्ट लोड की नदी है, उसमें कोसी नदी दुनिया की चौथी और अपने देश की सबसे ज़्यादा सिल्ट लाने वाली नदी है। तो सिल्ट लोड के चलते इस नदी का धारा परिवर्तन करके बहती थी और एक मैदान बनाती थी। तो वो यहाँ कमला नदी से लेके पूर्णिया के बीच में बहा करती थी। लोग बोलते हैं कि कमला बहन है, उससे मिलने के लिए आती थी। 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के दायरे में कभी घूम के नदी आया जाया करती थी। आप क्यों नहीं ये बात को सोचते हैं? पढ़ा लिखल आदमी है, MLA MP सब चीज़ है, जिसको चौड़ाई था 22 किलोमीटर और उसको अभी 9 किलोमीटर में बहा रहे हैं। अभी हम लोग भी जाते हैं तो कहता है भाई बाढ़ तो है ही नहीं। अरे दादा बाढ़ नहीं है, बाढ़ नहीं तो क्या है?
उसके बाद जो IS आए, जो DM सुपौल के, वो कहते थे कि हर गांव में तो रोड है, कहीं कोसी में बाढ़ ही नहीं आती है। इसको लेके हम लोगों से संघर्ष हुआ। उसके बाद से लगातार धरना प्रदर्शन। सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जो बाढ़ पे काम करने के लिए बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को धरना करना पड़ता है। सरकार ने कहा कि घर कटेगा तो इतना क्षति देंगे, बाढ़ आएगा तो हम उनको GR देंगे, वस्त्र बर्तन की क्षति देंगे। ये सरकार के बनाए हुए नियमों को इम्प्लीमेंट इनके लिए कराने के लिए लड़ना झगड़ना पड़ता है। उसके बाद बाढ़ कभी घोषित नहीं करेगा, पानी आया है डूबा है, बाढ़ ही नहीं घोषित करेगा जब तक लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। एक तो बाहर से जो IS आते हैं, वो जो कोसी को नहीं समझते हैं, वो लोग काफ़ी जो है एरोगेंट, और उनके अंदर रहता है कि हम प्रशासक हैं। वो लोग कम सुनते हैं उनकी आवाज़ को, उनको लगता है ये याचक की तरह लोग आ रहे हैं। कुछ संवेदनशील लोग जरूर सुनते हैं। विजय मंडल हैं आपदा मंत्री, या आपदा नहीं तो और क्या है? क्यों नहीं विजय मंडल जो आपदा मंत्री हैं बिहार के, बिहार सरकार के, वहाँ उन्हें यहाँ पर आना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि कितनी भयानक तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ के DM जो सावन कुमार, वो यहाँ क्यों नहीं आए हैं अभी तक? देखिए, विजेंद्र यादव जी के कार्यकाल में ही सिकरहटा से मझारी बांध बना। पहले जो वहाँ का जो था भूतहा वाला था, जो सिकरहटा के पहले डगमारा है, डगमारा से भूतहा वाला पश्चिमी तटबंध था, उसकी चौड़ाई घटाते हुए सिकरहटा मझारी बांध बना। मझारी से इसको आगे बढ़ाते हुए बस्सी पट्टी मधुबनी में है, वहाँ तक इसको बढ़ा दिया गया है। अर्थात कि उधर से नदी की चौड़ाई, मान लीजिए इतने में नदी की चौड़ाई है, तो उसकी चौड़ाई को पश्चिम साइड से घटाया गया है। तो जो पश्चिम से घटाइएगा तो नदी और विकराल होगी। तो उसी के बात को लोग कह रहे थे कि उधर से वो सुरक्षित इलाका हो गया, तो राजनीतिक लाभ उन लोगों को मिलता है। लेकिन आप नदी की जो चौड़ाई घटाए, तो नदी के बीच जो लोग रह रहे थे, उनके जो बुनियादी सवाल थे, जो उनका हक था, जो उनका अधिकार था, उसको आप नहीं दिए। तो आप चौड़ाई घटाए, चलिए आप घटा लिए, इनका तो पुनर्वास करते, इनके बारे में तो सोचते, वो उन्होंने नहीं किया। वही गुस्सा लोग वहाँ पर इजहार कर रहे थे। ये जो दोपहर 2 बजे धूप का स्वाद हम लोग चख रहे हैं, बीच नदी में जो बाढ़ कोसी का इलाका है, वहाँ घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। जो बिहार सरकार के आपदा मंत्री विजय मंडल, कभी उनको भी यहाँ का आकर देखना चाहिए कि कैसे लोगों को 2 से 3 घंटे लग रहे हैं एक छोर से दूसरे छोर में जाने में, कितनी परेशानियाँ हो रही, बार बार नाव फंस जाती है, उसके बीच कितनी दिक्कतें आती हैं। जो यहाँ के विधायक हैं, विजेंद्र यादव से लेकर जो 5 विधायक हैं सुपौल जिले में, 5 के 5 NDA के हैं, 4 JDU के हैं, 1 BJP के। सभी विधायकों को कभी आना चाहिए, वो भी देखें गांव के अंदर क्या तकलीफ है, नाव से निकलने में क्या तकलीफ होती है। जो टापू बनाकर तमाम गांवों को छोड़ दिया गया है अपने हाल पर, वो लोग किस तकलीफ में है, कभी उनको भी जाना चाहिए। मैं पंजाब गया था, पंजाब में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो पंजाबी इंडस्ट्री के हैं, वो आ रहे हैं, खुद मदद कर रहे हैं। सोनू सूद की आप तस्वीरें देख रहे होंगे, वो गाँव को जाकर मदद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो बिहार के तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हों, चाहे वो मनोज बाजपेयी हों, चाहे वो मनोज तिवारी हों, चाहे वो खेसारी लाल हों, पवन सिंह हों, उनको भी कभी इस गांव में आना चाहिए। उनको भी देखना चाहिए कि उनके लोग जो उनके गाने कितने मन लगाकर सुनते हैं, उनकी एक्टिंग कितने मन लगाकर देखते हैं और उनकी से कितना प्रभावित रहते हैं, उन लोग को भी यहाँ आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। जो मौसम विज्ञान केंद्र है और दुनिया के तमाम अध्ययन बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के दौर में हम लोग पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं। भगवान न करे कोई घटना हो, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज का असर कहीं होगा तो तटबंध के भीतर सबसे पहले होगा। क्योंकि जब भी हिमालय में जो भी यहाँ से एवरेस्ट से लेके कंचनजंगा तक के पूरे उस इलाके में जो भी घटनाएं घटित होंगी, जो भी बादल फटेगा, पानी आएगा, जो भी सिल्ट आएगा, सब एकाएक यही कोसी में आएगा। हर बार आता है, मुखिया बनता, 200 करोड़ का 40 करोड़ का टेंडर होता है, इसके बाद माल बटोरता है, 1 2 3 हो जाता है। यहाँ का गरीब आदमी बाढ़ से जूझता है, गरीबी से जूझता है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। कोसी के नाम पर हर साल फ्लड फाइटिंग के नाम पर, तटबंधों की सुरक्षा के नाम पर और एंटी एरोजन वर्क के नाम पर ढेर सारा पैसा खर्चा किया जा सकता है। हर साल खर्चा होता है और सरकार गाइड बांध, सुरक्षा बांध बनाने के नाम पर काम करती है। जब 2008 की कुछां त्रासदी हुई तो उस समय वर्ल्ड बैंक से एक कर्जा लिया गया 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, जिसको कोसी के, उसका नाम था बिहार कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के नाम से। और उसमें जो उस समय के प्रभावित इलाके के लोग थे,
उसमें जो कोसी फ्लड नीड्स एंड असेसमेंट रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 2,36,632 घर कंप्लीटली ध्वस्त हुए थे, जिसमें वीरपुर और मुरलीगंज के घर नहीं थे। बावजूद इसके और मधेपुरा के भी नहीं थे, आंशिक वाले अलग थे। उसमें से मात्र लड़ने, संघर्ष करने, हम लोग उसके लिए काफ़ी संघर्ष किए, धरना प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव, मुख्यमंत्री का घेराव, सब करने के बाद पदयात्राएं किया गया तो 56,058 घर बना के परियोजना को, पुनर्वास वाला कंपोनेंट को ख़त्म कर दिया गया। बाकी जो रोड डेवलपमेंट था, कुछ बांध को सुरक्षा देना था, अस्पर बनाना था, पुल पुलिया बनाना था, वो कुछ काम हुआ और लोगों के घर बनाने वाले काम को नहीं किया गया। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। अगर एक छोटा मोटा भी बीमारी होता तो वहाँ अच्छा एक डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है, ना स्कूल है, ना मेडिकल कॉलेज है सर, ना एक बढ़िया सा कॉलेज है। कहीं भी उप स्वास्थ्य केंद्र तटबंध के भीतर नहीं है। हम लोग कह रहे हैं वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कीजिए, वहाँ पर जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल की व्यवस्था कीजिए। प्राधिकार में तो 15% आरक्षण की बात थी कि तटबंध के भीतर के गांव के लोगों को 15% का आरक्षण सभी जात धर्म के लोगों का है, जो लाभान्वित 8 जिले हैं। उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारे परिवार समृद्ध होंगे, तो बाहर अपने जो इधर आप नुकसान पहुंचाए हैं तो वो बर्बादी से उबर सकते हैं। बिहार के लाखों लोग हर साल कोसी नदी से आने वाली ये त्रासदी झेल रहे हैं। हमने सुपौल के तमाम गांवों में जाकर लोगों की परेशानी देखी, समझी, कैसे वो हर साल विस्थापित हो रहे हैं, अपनी जमीन, घर, यादें सब नदी में प्रवाहित होते देख रहे हैं। पर क्या कभी इस आपदा का कोई हल निकलेगा? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हमने ये भी जानने का प्रयास किया। देखिए, इसके हिसाब से एक कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसको पहला नदी का सॉल्यूशन जिसको हम बताए कि जो है 14 जो छाड़न धाराएं में अगर भेजते हैं तो पानी कम होगा, तो एक नदी का पानी कम होगा तो तबाही कम होगी, बाढ़ की मारक क्षमता कम होगी। दूसरा, मानव जो प्रभावित होते हैं तटबंध के भीतर के, उनको आप बाहर बसा देंगे या उनको बेसिक सुविधाएं देंगे तो वहाँ तबाही कम होगी। तो दोनों दृष्टि से, नदी के दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से, दोनों दृष्टि से ये समाधान व्यवहारिक है। और बाहर के लोग जो हमेशा डरे रहते हैं तटबंध टूटेगा, तटबंध टूटेगा, तो जो अनेक धाराओं में, 14 धाराओं में पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो उनका डर भी और खतरा भी कम हो। ये पश्चिम भोगनरिया बांध बना है, ये बांध से हम लोग को बहुत बड़ा समस्या है। ये समस्या है कोसी में, जहाँ NH-57 से यहाँ भेजा बकोर तक जो लोग बसे हैं, इन लोगों के लिए खतरा बढ़ा दिया बांध। पहले ये चौड़ा था तो पानी फैलता था दूर दूर तक, तो थोड़ा कम भी आते थे। अब बांध को बांध के और छोटा कर दिया, जैसे 10 किलोमीटर में पहले बहता था, इनको जो है ला के अब जो है 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर में रख दिया है। जैसे आप कहेंगे कोसी मेची नदी जोड़, तो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन वो परियोजना भी मुकम्मल परियोजना नहीं है। हमें लगता है कि उससे भी ठेकेदारों को ही फायदा होगा कोसी के लोगों के नाम पर, तो ये नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग कहें कि इससे अच्छा है कि जो कोसी की 14 छाड़न धाराएं हैं, एक ही बेसिन है, उसको आप पुनर्जीवित कर देते, उसको पुनरुद्धार करते, स्ट्रेंथन करते और इसको नियंत्रित तरीके से उधर पानी ले जाते, तो मेची से ज़्यादा पानी उसमें जाता। तो जब उसमें ज़्यादा पानी जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये, और एक ही धारा है, वहाँ भी वाटर लेवल जो कम हो रहा है वो भी मेंटेन होगा। तो यहाँ से पूर्णिया तक जो बहती थी, वहाँ की सभी धाराओं में छोटा छोटा आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो भी बहुत सारा पानी कम होगा। केवल इसी से समाधान नहीं होगा, और भी समाधान खोजना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा भी समाधान की तरफ हम बढ़ सकते हैं जिसमें न नेपाल के साथ एग्रीमेंट की ज़रूरत होगी, न आपको बहुत सारे आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा बोझ नहीं बनने वाला है, एकदम व्यवहारिक परियोजनाएँ हो सकती हैं। तो उस पर जो योजनाकार हैं, नियंता हैं, उनको इस पे काम करने की ज़रूरत है। हम लोग इसको भी मान रहे हैं कि वो उस परियोजना के तहत नहीं होना है। कोसी की बाढ़ रूपी त्रासदी की शुरुआत होती है नेपाल से, जहां बना है एक बैराज, जिसके जरिए इसका पानी कंट्रोल करने की हर साल नाकाम कोशिश होती है। हमने खुद जाकर ये देखा और समझने की कोशिश की कि क्यों 1954 से 1964 के बीच बना ये बैराज अब नाकाफी साबित हो रहा है।
भारत से नेपाल के अंदर आ गए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, और बिल्कुल जो कोसी का बैराज है जहाँ से कोसी नदी बिहार और भारत में एंटर करती है, उस बैराज को हम देखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं कि बैराज जो 1954 में बनना शुरू हुआ, 1964 तक बना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त में, वो इतने साल बाद भी जो त्रासदी है वो लगातार ला रहा है, और उसके बाद जो प्रयास होने चाहिए तो उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। और आपको बैराज दिखाएंगे कि बैराज दिखता कैसा है। आ गए हैं हम नेपाल के उस बैराज में जहाँ से कोसी नदी भारत में प्रवेश करती है। ये भीमनगर बैराज है जो कि 1954 से 1964 के बीच में बनाया गया था तत्कालीन भारतीय सरकार द्वारा नेपाल की भूमि पर। अब आप देख पा रहे हो ये नदी, ये कोसी नदी है जो कि नेपाल और पहले तिब्बत, उससे पहले हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए बिहार की तरफ जाती है। और इस जो बैराज है उसका जो मुख्य मकसद था, जो तेज़ी से बहाव से इतनी बड़ी चौड़ी रूप से कोसी की नदी आ रही है, वो बिहार में कैसे एकदम आपदा की तरह ना जाए। तो उस वक्त 1953 में एक बड़ी बाढ़ आई थी, तब इसको बनवाया गया था। और इसके दोनों तरफ दो तटबंध भी निकाले गए थे, कैनाल भी निकाले गए थे, जिसे पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध भी कहते हैं। तो उसको आपको अलग दिखाएंगे, मगर मेरे साथ महेंद्र जी हैं, उनसे समझते हैं कि महेंद्र जी, उस समय जब ये बनाया गया बैराज, तो उस समय क्या ज़रूरत पड़ी थी इसकी? देखिए, कोसी नदी जो है पहले जो नेपाल से आती थी और नेपाल होते हुए और फैल के बहती थी कमला नदी किनारे से लेके और आगे पूर्णिया तक, तो 120 से 1.5 किलोमीटर 150 किलोमीटर में, कभी इस साल इधर है उधर है, क्योंकि इस नदी में सिल्ट ज़्यादा आता है। तो सिल्ट और गाद आएगा तो वो एक जगह पानी नहीं स्थिर होकर वो मैदान का निर्माण करती थी। तो उसको सरकार ने कहा कि इसको हम समाधान करना चाहते हैं। तो समाधान के लिए सरकार ने कई विकल्प थे, हाई डैम का बहस चला और कई चीज़ें। तो उसी में उन्होंने कहा कि हम एक बैराज बनाएंगे, जो भीमनगर बैराज बना है, जो सामने है 56 फाटक है, और इसके पूर्व साइड में पूर्वी तटबंध है, ऊपर एप्लक्स बांध है, और वहीं से पूर्वी कोसी मुख्य नहर निकाली गई है, जो सामने वो छोटा सा गेट दिख रहा है जी। और पश्चिमी साइड में पश्चिमी तटबंध है, और इधर एप्लक्स बांध है, और इधर से जो है पश्चिमी मुख्य नहर कोसी की निकाली गई है। इसकी शाखा नहरें भी निकाली गई हैं। अभी इस साल भी इसके विस्तार के लिए सरकार ने बजट में दिया है पिछले वित्तीय वर्ष। बिल्कुल। तो इसमें आप देखेंगे तो बैराज में 56 गेट हैं कुल, और कुछ गेट खुले हुए हैं और कुछ ज़्यादातर बंद हैं। कुछ मुझे लगता है खोले इसलिए गए हैं क्योंकि जो बैराज का पानी स्टोर करने की क्षमता कम होती है। अगर ये बड़ा डैम होता तो इसमें पानी की स्टोरेज की क्षमता ज़्यादा होती, तो इसको बार देर से खोला भी जाता। मगर ये, जैसा कि अभी कुछ समय पहले महेंद्र जी बता भी रहे थे कि एक बार तो इतना पानी शुरुआत में आ गया था कि ये जो बैराज बना है उसके ऊपर जो सड़क है उसके ऊपर से पानी जाने लगा था। तो वैसी नौबत ना है। 29 सितंबर 2024 को पानी पिछले साल ही एक साल भी नहीं हुआ है कि जब ये पूरे फाटक खोलने के बाद भी बैरेज के ऊपर से टॉप अप करके पानी जा रहा है। और इस बैरेज का डिजाइन जो है 9.5 लाख क्यूसेक पानी के लिए किया गया, लेकिन ये 6,81,000 में ही ओवरफ्लो कर गया। इसका मतलब कि 9.5 लाख और 6,81,000 के बीच में जो गैप है, लगभग 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख तक का, इतनी कैपेसिटी में सिल्टेशन जमा हो गया है। उस समय कहा गया था कि बैरेज बन जाएगा तो बाहर के जो इलाके हैं वो सुरक्षित इलाके हैं, और तटबंध के भीतर के जो इलाके हैं जिसमें भारत के 390 के लगभग गांव थे, उनको हम पुनर्वास देंगे। पहले आर्थिक पुनर्वास की बात कही गई। आर्थिक पुनर्वास तो मिला नहीं, कुछ जगह बसने के लिए घर मिला, खेतों के बदले खेत नहीं मिला। तो अभी भी इस तटबंधों के भीतर आगे जो बिहार में देखेंगे, नेपाल में भी, तो सैकड़ों गांव हैं जहां के लोग हर साल बाढ़ आपदा झेलने को विवश, लाखों की आबादी है। और जब तटबंध टूटता है तो बाहर के इलाके भी प्रभावित होते हैं। ये जो तटबंध दोनों साइड में बना है वो अभी तक 9 बार टूट चुका है। पिछले साल दरभंगा जिले के भूबौल में टूटा था, उसके पहले 2008 में यहीं से 8 किलोमीटर इधर है कुसहा, इस साइड में आप देखेंगे, उसे पूर्वी साइड में है, तो कुसहा में टूटा था, जो सबसे भयानक प्रलय आया था और बहुत बड़ी तबाही हुई थी। तो तटबंध टूटते हैं तो बाहर के सुरक्षित कहे जाने वाले इलाके भी बाढ़ प्रभावित होते हैं।
और अंदर के भी जो इलाके हैं वो हर साल बाढ़ प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि जो दो तटबंध बने हुए हैं इनके बीच से जो पानी जा रहा है, मंशा ये थी कि कम से कम पानी एक जगह स्थिर रहे। बाढ़ को प्राकृतिक आपदा कहने के बजाय इसे सत्ता और राजनीतिक दलों की विफलता के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। ये शब्द मेरे नहीं है, बिहार के महान लेखक फणीश्वर नाथ रेणुके, उन्होंने इस कोसी की बाढ़ को, जो नेपाल से नदी आती है जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, उस पूरे क्षेत्र की बाढ़ को जो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और तमाम दरभंगा जैसे जिलों में जाती है, उसको लेकर कहा था। साथ ही उन्होंने इसको डायन की संज्ञा दी थी, एक शैतान बच्चे की संज्ञा दी थी जो हर साल तबाही लाती है और किसी के बस में नहीं होती है। उतर हिमालय से चल के कोसी की धरती पर सोना सन धरती छल। पिछले वर्ष एक आदमी को सांप काट लिया था, वो बच्चा नावे पे मर गया, समय से नाव नहीं जा पाते हैं। इसके बीच में कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं हम लोग को। डर के समान सुनो सुनो यो हनुमान। आप लोग से ये करते हैं, इसका कोई सफा होता है कि ऐसा ही बोल लिया, चले गए, हो गया, भूल गए। ये जो उनका सवाल है ना, ये थोड़ा चुभने वाला है, हमारे लिए भी चुभने वाला है, और मैं चाहता हूँ ये सरकारों को भी चुभे। जो ये पूछ रहे हैं ना कि आप लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, माइक पे बात करते हैं, पर इसका कुछ होता है, असर होता है। अब क्या बोले, क्या जवाब दें इनको हम कि कितने मोटी चमड़ी के नेता हैं, कितनी मोटी चमड़ी वाले अफसर हैं कि हम लोग आते हैं। मैं पहला पत्रकार नहीं हूँ जो कोसी की बाढ़ दिखाने आया हूँ, और ना ही मैं आखिरी हूँ। मेरे बाद भी लोग आएंगे, मेरे पहले भी लोग आए थे, मेरे पहले भी लोगों ने रिपोर्ट दिखाई हैं, और मेरे बाद भी लोग आकर रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। पर बदलता क्यों नहीं है कुछ? ये सवाल जिन्होंने पूछा, इसका मेरे पास जवाब नहीं है, मैं निशब्द हूँ, क्योंकि असल में इसका जवाब हमें नहीं देना है। इसका जवाब देना है चुनी हुई सरकारों को, चुनी हुई जो अधिकारी हैं उनको, जो जिम्मेदार हैं उनको देना है। बारी काटलक, झाड़ी काटलक, काटलक घर मकान। बारी काटलक, झाड़ी काटलक, काटलक घर मकान। हायो बागी बगीचा से हो काटलकई, बागी बगीचा से हो काटलकई, चल कई सामासान। सुनो सुनो यो हनुमान, बर दुख दिल के हम सबके कोसी के महान। सुनो। नीतीश जी, आप ही कहते हैं कि फरक्का बैराज जो है वो हमारे बिहार के बाढ़ का कारण है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इंजीनियर कहते हैं कि नहीं, फरक्का का सिल्टेशन उतना नहीं हुआ है। CWC के इंजीनियर कहते हैं कि बिहार उससे प्रभावित नहीं होता है, लेकिन बिहार के सारे इंजीनियर कहते हैं, मैं कल एक मीटिंग में था, वहाँ भी कहा जा रहा था कि बिहार प्रभावित होता है। तो आप मानते हैं कि फरक्का बैरेज से जो प्रभावित हो रहा है, तो आप इस तरह के बैराज के बजाय अल्टरनेटिव समाधान के बारे में आप कहिए। आप एक बहुत अच्छा इस तरह का आपका भी विचार है, तो इस तरह के विचारों में मत उलझ के जो आपका बेसिक विचार है फरक्का का, वो अन्य नदियों के बारे में भी आप सोचिए। हम माननीय प्रधानमंत्री से, नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि बार बार आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन हमारी जनता की बात कोई नहीं सुनता है। तो माननीय प्रधानमंत्री से हम कहना चाहते, नीतीश जी से नहीं कहना चाहते, माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप मेरी बात सुनते होंगे सर, तो आप आके इस पर जायजा लीजिए। आपका अपना आदमी जो भी है उनको प्रभार दीजिए, इनको बनाने का काम कीजिए, ताकि यहाँ का लोग, आम जनता जो है, पड़ोसी ये कोसी से सटे हुए गांव जो है, चैन की नींद और 2 वक्त की रोटी उसको मिल सके, ताकि यहाँ से बाहर नहीं जाए कमाने के लिए। वोट देने का इसका ज़रूरत होता है, तब तो सरकार को अच्छा से साधन तो हो जाता है। अब ये हम लोग का मुसीबत है, तो इन लोग को आने का भी साधन। सुनो सुनो यो हनुमान, दया करू यो हनुमान, रक्षा करू यो हनुमान। बर दुख दिल के हम सबके कोसी के बहान। सुनो सुनो यो हनुमान।